नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर से देश में सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर आज ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी समेत 10 सियासी दलों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में पीएम से जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की गई है। देश में इसी साल 2021 में जनगणना होने वाली है, जिसके लिए बिहार में बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दल जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार भी जातिगत जनगणना को लेकर असहज नजर आ रही है, क्योंकि इससे बैठे बिठाए क्षेत्रीय दलों को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के कोटे को बढ़ाए जाने की मांग तेज हो सकती है और इसके लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि पीएम ने जातिगत जनगणना की मांग को खारिज नहीं किया है। हालांकि इस मुद्दे पर तेज होती सियासत के बीच देखना होगा कि क्या जातिगत जनगणना को केंद्र की हरी झंडी मिल पाती है। अभी तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे। 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, सब लोगों का पूरे बिहार में सभी पार्टी सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। आने वाले 2021 में जो जनगणना होना है वो जाति आधारित जनगणना हो। सन 1931 अंग्रेज के काल के बाद आजाद भारत में कभी जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ। एक आकलन किया गया जा रहा है और बहुत हद तक दुरुस्त नहीं है और इसमें कुछ लोग दिग्भ्रमित भी करते हैं लोगों को। तो ऐसा नहीं किया जाए, बल्कि सही आंकड़े हों, जो साइंटिफिक आंकड़े हमारे सामने में आ जाए, ताकि पॉलिसी मेकिंग में हमको फायदा मिले। तो इसी वजह से हम लोग सब लोग आए हैं। यानी सियासी दल अनेक हैं, लेकिन मांग सिर्फ एक जातिगत जनगणना की। जी हां, देश में जातिगत जनगणना की मांग एक बार फिर उठने लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में 10 पार्टियों के नेताओं के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। इनमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल थे। करीब 40 मिनट से ज्यादा चली इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बिहार की राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना को लेकर एक मत हैं। लोगों की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुने, सब लोगों ने अपनी बात रखी, तो अब उम्मीद है कि हम लोगों की बात पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सर, कितना फायदा होगा इससे, इस तरह के जातिगत आरक्षण से? जातिगत जनगणना होगा तो पूरे देश के सभी लोगों का, सभी वर्गों का कल्याण होगा। ये बहुत अच्छी बात होगी और किसी प्रकार का कई तरह के मतभेद जो सुनाई पड़ते हैं ना, वो सब समाप्त हो जाएंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मुताबिक जातिगत जनगणना के आंकड़े एक बार सामने आ जाएंगे तो सरकारें उसके हिसाब से कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू कर पाएंगी। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि जब देश में जानवरों, पेड़ पौधों की गणना होती है तो इंसानों की आखिर क्यों नहीं। तेजस्वी के मुताबिक अगर धर्म के आधार पर जनगणना होती है तो जाति के आधार पर भी होकर रहेगी। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना।
जनगणना का प्रस्ताव पारित हो चुका है। दरअसल बिहार समेत कई राज्य जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। जातिगत जनगणना से ओबीसी आबादी का सही अनुमान लगाया जा सकेगा। देश में आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुई। इससे पहले 10-10 साल में जातीय जनगणना होती रही है। 2011 में भी जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। सरकार ने इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र के रुख की बात करें तो गृह मंत्रालय ने बजट सत्र में राज्यसभा और मॉनसून सत्र में लोकसभा में इस तरह की जनगणना से इनकार किया है। अपने जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी केवल एससी और एसटी कैटेगरी की जातिगत जनगणना होगी। हालांकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सरकार का रुख ऐसा नहीं था। 31 अगस्त 2018 को उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना की तैयारियों पर एक मीटिंग की थी। मुलाकात के बाद कहा गया था कि इस बार की जनगणना में ओबीसी की गणना के बारे में सोचा जा रहा है। हालांकि फिलहाल बीजेपी सत्ता में होने के बावजूद इस मसले से कतराती नजर आ रही है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर जातिगत गणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि ओबीसी की संख्या में उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं अधिक हो सकती है। ऐसे में ये मंडल 2 जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है और भाजपा को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन भी मिल सकता है। यूपीए सरकार ने साल 2011 में सहयोगी दलों के दबाव में जातिगत जनगणना कराई, लेकिन इस रिपोर्ट में कमियां बताकर इसे जारी नहीं किया गया। साल 2016 में जनगणना के आंकड़े प्रकाशित तो किए गए, लेकिन जातिगत आधार पर डेटा जारी नहीं किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से जातिगत आधार पर जनगणना की मांग उठने लगी है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना की मांग बीजेपी के गले की फांस बन गई है और इसे जल्द से जल्द निकालने के लिए बीजेपी को तैयारी करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये पूरा मामला क्या है हमने आपको रिपोर्ट के जरिए समझाया। अब सीधे आपको पैनल से परिचित करवा देते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है इस पर चर्चा करने के लिए। जयराम विप्लव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से आपका बहुत स्वागत है। अनुज अत्रे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। इम्तियाज अहमद अंसारी जेडीयू की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। अनवर हुसैन जी हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में, आरजेडी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयराम विप्लव जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। और कुछ मसले इस देश में ऐसे होते हैं जिन पर जो स्टैंड है पार्टियों का वो सत्ता में रहते हुए कुछ और होता है और विपक्ष में रहते हुए कुछ और होता है। 10 साल पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी उस वक्त आप ही की पार्टी के कुछ नेता, कई नेता इनफैक्ट, लगातार जातिगत जनगणना की मांग करते थे। मैं गोपीनाथ मुंडे को यहां पर कोट करना चाहती हूं। उन्होंने कहा था अगर इस बार भी 2011 की जनगणना से पहले उन्होंने कहा था कि अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। लेकिन अब जब आप सत्ता में हैं तब नजर नहीं आ रहा है आपको, इतनी सारी पार्टियां इकट्ठा होकर मिल रही हैं लेकिन आपका स्टैंड नहीं बदल रहा। है कि ये बात जब निकलेगी तो इतिहास की ओर भी लौट करके चीजें देखेंगे और कौन जिम्मेवार है, किसने कब क्या किया, सारी चीजों का आत्मावलोकन लोग करेंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या किया और बाकी लोग क्या कर रहे थे। बाकी लोग जब सत्ता में आते हैं तो वो जातियों को केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जब सत्ता में आते हैं चुनाव में तो वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह के वादे इरादे होते हैं। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो एक ही परिवार दिखाई पड़ता है, किसी भी राजनीतिक दल में देख लीजिए,
और भारत का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो स्वयं एक गरीब परिवार से, अति पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति है, और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका काम यह है कि भारत को कैसे पूरी दुनिया में अग्रणी स्थान पर लेकर के जाए, ये उनकी सोच है। इसलिए मोदी जी ने पूरे देश को वोट बैंक के बरस विकास का एक रास्ता दिखाया है और जनता का समर्थन उन्हीं मुद्दों पर हासिल किया है। तो भारतीय जयराम जी, ये सब बातें तो आप हर रोज जब डिबेट में आते हैं तो बोलते हैं, आज कुछ नया बोलिए ना जयराम जी, ये सब तो आप बोलते ही हैं, लेकिन आज की तस्वीर आपने भी देखी होगी कैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ खड़े हुए थे। बिहार के लगभग सारे नेता, लगभग सारी पार्टियां बीजेपी को छोड़ करके जातिगत जनगणना के मामले में एकजुट हो गई हैं। आपके खुद के सहयोगी नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि मान लीजिए बात को, हालांकि आज भी उन्होंने लिहाज करते हुए कहा कि भाई मना नहीं किया गया है, लेकिन वो संकेत ये भी दे चुके हैं कि अगर नहीं मानेगी केंद्र सरकार तो राज्य स्तर पर इस पर विचार किया जाएगा। जब स्थिति नौबत यहां तक आ गई है तो क्या सिर्फ इस डर से कि कहीं इन पार्टियों को लाभ न हो जाए बीजेपी इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहती? देखिए, बात वो नहीं है। अब तो सारी चीजें जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के विषय को रखा गया तो मुझे लगता है कि देश की जनता को, मुझे और तमाम लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री पर इतना विश्वास जरूर है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो देश की भलाई के लिए करेंगे, देश के विकास के लिए करेंगे, और गरीबों, पिछड़ों, वंचितों का जितना ध्यान और सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में रखा गया है वो अभूतपूर्व है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लोग तो परिवार के लिए सोचते रहे, सत्ता में आए जातियों। लेकिन जयराम जी, इनका कहना है कि चाहे कैबिनेट में ओबीसी मिनिस्टर बनाना हो, चाहे ओबीसी बिल पारित करना हो राज्यसभा और लोकसभा से, चाहे दूसरे तमाम फैसले हों, ये सिर्फ आधे अधूरे हैं, ये तब तक पूरे नहीं होंगे, इनका फायदा तब तक उस कम्युनिटी को नहीं मिलेगा जब तक आप ये स्टैंड नहीं लेते हैं, जातिगत जनगणना पर हामी नहीं भरते हैं। ये कह रहे हैं कि आधा अधूरा है, सब सिर्फ दिखावा है चुनाव के मद्देनजर। सुब्रा जी, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो कहने के लिए नहीं, मोदी सरकार ने आचरण में उतार कर दिखाया है। जिन गरीबों को बैंकों के दरवाजे तक घुसने नहीं दिया जाता था, उन सबके जनधन खाते किस सरकार ने खुलवाए? 1947 से अब तक किसी सरकार जनधन खाते पर कहाँ चले गए? जातिगत जनगणना पे बात हो रही है तो अब जनधन खाते पर चले गए। जिन गरीबों को शौचालय मिल रहा था उनको। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जानवरों की गिनती हो रही है, पेड़ पौधों की गिनती हो रही है, तो क्यों नहीं जातियों की गिनती हो जाए? SC ST की गिनती हो रही है तो क्यों नहीं ओबीसी के आधार पर गिनती हो जाए? इसको कहते हैं सबका। जयराम जी, ठीक है, जयराम जी, ठीक है, जनधन की बात हम किसी और दिन भी कर लेंगे, उज्ज्वला की बात भी कर लेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है, तो फिर क्यों नहीं ओबीसी के आधार पर, क्यों नहीं ये काउंटिंग, क्यों नहीं ये जनगणना आप लोग करवाने के लिए राजी होते हैं? शुभ्रा जी, तेजस्वी जी ने भी कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में वो लाभ पहुंचाने की बात कर रहे थे। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि सरकार, हमारे जो केंद्र में सरकार है, उसने लगातार बीते 7 वर्षों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% जमीन पर उतार करके दिखाया, क्योंकि हमारी मंशा और नियत साफ है। गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, सबका प्रतिनिधित्व, सबको साथ लेकर के देश को विकास के महामार्ग पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए देश की जनता ने पहली बार जातिगत वोट बैंक करने वालों को, उनकी राजनीति को खत्म करके विकास के मार्ग को चुनने वाले पार्टी को। ठीक है, हम जल्दी से अनवर हुसैन जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अनुज अत्रे जी आपके पास में आऊंगी और इम्तियाज जी आपके पास भी आऊंगी। अनवर हुसैन जी, तेजस्वी जी ने जो कहा उस पर मैंने सवाल पूछा जयराम विप्लव जी से। इनका कहना है सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जिनका ध्यान इस पर नहीं जाता है, वो सिर्फ अपना वोट बैंक चमकाने के लिए। और मेरा सवाल यहां पर मैं ऐड कर देती हूं, जो जयराम जी ने कहा उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन देखिए, बिहार की अगर बात करें तो वहां पर मंडल की राजनीति से जो निकली हुई पार्टियां हैं, उनको एक लंबा वक्त मिला राजनीति करने का, लंबा वक्त मिला शासन करने का, लेकिन वो पार्टियां वो डिलीवर नहीं कर पाई विकास के पैमाने पर, वो डिलीवर नहीं कर पाई इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पर, जो कि बिहार की जनता चाहती थी, जो कि बिहार की जनता को वाकई मिलना चाहिए था।
क्या यही वजह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी आप लोग इतने लंबे वक्त तक शासन में रहे, उसके बावजूद भी आज जाति कार्ड खेलना चाहते हैं और इसी के आधार पर गेन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, सही बात यह है कि हमारा शासनकाल जो है बहुत लंबा नहीं है, न बिहार में है न भारत में है। थोड़े थोड़े वक्तों पे हम हुकूमत में आए हैं और उन वक्तों में हमने ओबीसी के लिए जो काम हमें करना चाहिए था उसकी तरफ हमने मजबूत कदम बढ़ाया है। और 1990 में जो पहली बार मंडल कमीशन को लागू किया गया 1990 में हुआ, हमारी पार्टी के दौर में हुआ। जाहिर है कि समाज में बदलाव की बात है, समाज में हजारों साल से सोच चली आ रही है, उस सोच को बदलने की बात है। वो सोच एक दिन में नहीं बदली जा सकती है। हमारी पार्टी ने सोच को बदलने की कोशिश की, लोगों की सोच को जगाने की कोशिश की और आस्ते 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 से इस लड़ाई को आगे बढ़ाती रही। और उस लड़ाई के नतीजे में, उस स्ट्रगल के नतीजे में, उस जद्दोजहद के नतीजे में आज हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि आज सारी पार्टियां, हमारी पार्टी भी और जो पार्टी इस वक्त रूलिंग में है उसकी ज्यादातर पार्टियां आज एक सुर में बोल रही हैं कि हाँ, जाति के ऊपर जनगणना होना चाहिए और ओबीसी की काउंटिंग होनी चाहिए ताकि ओबीसी की सही स्थिति मालूम हो सके, सही डाटा हमें मिल सके। ये आरजेडी की पॉलिसियों की और लालू यादव जी की नीतियों की बहुत बड़ी जीत है। और आप जानते हैं कि हमें भाजपा के मित्र की बात सुन के ताज्जुब हो रही है तो उनकी सहयोगियों दलों का सारे के सारे लोग आज उस मंडल में शामिल थे, उस ग्रुप में शामिल थे जो प्रधानमंत्री से जाके मिले हैं और सबने एक सुर में बात कही है कि ओबीसी की जाति की बुनियाद पर जनगणना होनी चाहिए। तो ये अभी भी वही एक सुर लगा रहे हैं। ये लोग टॉपिक में बात नहीं करते हैं, इशू से हट बात करते हैं, बात कुछ होती है, बात कहीं ले जाना ये चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। मुझे लगता है कुछ सवाल और होंगे पैनलिस्ट के पास, आप जो कह रहे हैं उसके काउंटर में मैं फिर से एक बार आऊंगी, लेकिन जल्दी से मैं इम्तियाज जी का रुख करना चाहती हूँ क्योंकि बिहार की राजनीति में शुरुआत से इसकी बात, बहुत लंबे वक्त से इसकी बात होती रही है। लेकिन आज जो तस्वीर हम सब ने देखी जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पूरा दल पहुंचा बिहार के नेताओं का, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक साथ, मतलब बहुत ही दिलचस्प है कि संसद के भीतर भी हमने देखा था कि एक ऐसा मसला आया जिस पर सब पार्टियां एकजुट हो गई। लेकिन इम्तियाज जी, बीजेपी का ये कहना है कि वो ओबीसी कम्युनिटी के लिए कर तो रहे हैं, उन्होंने नीट ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के आरक्षण का ऐलान कर दिया, इतने सारे ओबीसी मंत्री बना दिए, अभी ओबीसी बिल पारित कर दिया दोनों जगहों से, आप लोगों ने भी साथ दिया। तो ये सब कर रहे हैं वो, लेकिन आप सिर्फ चाहते हैं कि जाति को मुद्दा बनाकर गेन कर लें। नहीं, देखिए हाँ, सबसे बड़ी बात है ये आदरणीय प्रधानमंत्री की सभी क्षेत्रों में सभी ऐसे काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, देश के रहे हैं। 1921 के बाद जाति जनगणना नहीं हुआ, 1911 में हुआ, 1931 के बाद नहीं हुआ, 2011 में हुआ तो प्रकाशन नहीं हुआ। और देश की जनता जानना चाहती है, जब देश के पास सभी धर्मों का आंकड़ा है, किस धर्म के लोग कितना निवास करते हैं इसके का आंकड़ा है, हमारे यहाँ जानवरों तक का आंकड़ा है और हमारे देश की जाति का आंकड़ा लोग कितने प्रतिशत लोग किस जाति के लोग हमारे देश में निवास करते थे। एक बात तो सेंसेक्स आंकड़ा तो देश के सामने आना ही चाहिए। जब हमारा विकास हो रहा है तो विकास का जब काम हो रहा है तो विकास की गति को इसमें तेजी लाने में ये जातिगत ठीक है, अब किस हद तक जाकर आप लोग इस मांग को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों का स्टैंड ये रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ में भी है, किस हद तक जाकर आगे बढ़ाएंगे ये मैं आपसे पूछूंगी। आगे तमाम दूसरे मेहमानों का भी रुख करूंगी, अनुज अत्रे जी के पास भी जाऊंगी और आलोक मेहता जी आपके पास भी आऊंगी और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ से मंडल 2 की राजनीति की शुरुआत हो रही है और कैसे इस देश की सियासत ये जो जातिगत जनगणना है उसका मुद्दा तय करेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइंस। देश का सवाल देख रहे हैं आप और आज हम इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आखिर इस देश की सियासत कौन सी करवट लेने वाली है। और इसी मसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से बात की है हमारे संवाददाता ने, सुन लेते हैं। उनसे बात करते हैं। तेजस्वी जी,
आज ऐसा हुआ कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आप दोनों एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री से मिले जातिगत जनगणना की मांग करने के लिए। कितना बड़ा ये मसला है आपके लिए? ये नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, ये मेरे लिए नहीं, सभी देश के लोगों के लिए। आपके पास एक साइंटिफिक डेटा होगा ताकि आप जो है जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है उनके वेलफेयर स्कीम पहुंचा सकते हैं, आरक्षण में जो लाभ नहीं उठा पाते वो लाभ उठा सकते हैं, और आपको पता चलेगा ना कि किसकी क्या ज़रूरत है। उसी हिसाब से आप जो है बजट बनाइएगा, प्लानिंग कीजिएगा। धर्म की गिनती होती है तब ना पता चला कि भाई इतने हिंदू हैं तो मेजॉरिटी है, मुसलमान हैं, SC/ST को तो वो तो संविधान में है ही, लेकिन हिंदुओं की जो गिनती होती है रिलीजन पे होती है। अगर तो जाति की क्यों नहीं होनी चाहिए? जब उन्माद उनमें कास्ट जनगणना को लेके लड़ाइयाँ नहीं होती रिलीजन की, तो जात में क्यों होगी भाई? किसी के गिनती से क्या दिक्कत है? तो आपने प्रधानमंत्री से बात करी, आपको क्या लगा कि आप प्रधानमंत्री, आपने जो तर्क आप जो बात कर रहे हैं आपने निश्चित तौर पर वहां भी तर्क दिए होंगे, क्या प्रधानमंत्री से सहमत थे? प्रधानमंत्री जी ने, अब स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 45 से 1 घंटा समय दे रहा है, बातों को सुन रहा है गंभीरता से, तो ध्यान तो गया ही है। ध्यान हम लोगों ने खींचा है इस ओर, और जब खींचा है तो प्रधानमंत्री ने बोला इस बात को हम देखते हैं, बात करते हैं, फिर देखा जाएगा क्या हो सकता है। जैसे जी पिछली बार 2011 में जब सेंसस हुआ था तब लालू जी काफी एक्टिव थे, उस वक्त भी काफी मांग उठी थी लालू जी की तरफ से भी, और भी कई लीडर्स ने मांग उठाई थी, लेकिन वो फिर जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ नहीं सके। इस बार आपको लगता है कि आप लोग इस लेवल पर? तो यूपीए के समय मांग हुई थी, हुआ भी था, लेकिन आंकड़े नहीं आए। आंकड़े 2014 में पता चला जब सरकार बदल गई कि करप्ट हो गया डेटा, तो हुआ तो, लेकिन उससे किसी का नुकसान क्या हो गया बताइए तो आंकड़ा एक बार आ जाएगा सार्वजनिक तौर पे, तब आप तय कीजिएगा ना भाई कौन गरीब है कौन अमीर है। गरीबों के लिए योजना बनाओ, इस समाज को रिजर्वेशन दो, नहीं दो। तेजस्वी जी, जिस तरीके से आपने शुरुआत में ये मांग उठाई जातिगत जनगणना की, जिसके बाद नीतीश कुमार आपके साथ आ गए, बिहार की तमाम पार्टी आपके साथ आ गई, आप लोग पीएम से मिलिए। तो जिस तरह से जाति की जो सियासत है वो बहुत उलझी हुई है इस देश में, ठीक वैसे ही जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द जो सियासत है वो भी उलझी हुई है। इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधा रुख करना चाहती हूँ इस हिस्से में अनुज अत्रे जी का, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज अत्रे जी, ये कहा जाता है हमेशा की जातिगत जनगणना के मसले पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके रुख में अंतर है, और इसीलिए क्योंकि वो जो राजनीति है वो सूट करती है ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों को, क्योंकि उनका वोट बैंक है उससे जुड़ा हुआ। क्या यही वजह है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही बहुत दिलचस्पी, बहुत उत्साह इसमें नहीं दिखाया? और कहा यह भी जाता है कि 2011 में जब आप लोगों ने अपनी सरकार में शुरुआत की थी तो वो भी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के दबाव में आकर। क्या इसी वजह से अभी तक ये मसला अधर में लटका हुआ रह गया? जो है अपने घटक दलों के कोई कांग्रेस पार्टी ने कभी अनावश्यक दबाव में कोई काम नहीं किया। ये सामूहिक निर्णय था। कांग्रेस पार्टी सरकार को लीड कर रही थी और कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस का ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही यह निर्णय लिया गया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के आदेश भी दिए गए। यही मांग भारतीय जनता पार्टी भी लगातार करती आई है जब वो विपक्ष में थी। हमारी पार्टी तो सरकार में रहते हुए निर्णय लिया और उसको जो है जनगणना का आदेश दिया, जनगणना हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब विपक्ष में रही है तब तक उनकी मांग रहती है कई मुद्दों पे, और जैसे ही सरकार में आते हैं उसके बाद वो पलट जाते हैं। 2018 में आकर के भी इन्होंने वायदा किया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, 2019 में भी आकर के कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन 20 जुलाई 2021 को इसी मानसून सत्र में देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कह दिया कि जातिगत जनगणना में केवल SC/ST को ही आधार पर ही जनगणना होगी, हम OBC की जनगणना का आदेश नहीं दे रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। देखिए, जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है ये आज देश की आवश्यकता है, और ये केवल इसको आरक्षण से ही जोड़ करके नहीं देख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार कहीं ना कहीं जब डिलीवर करने की बात आती है तो इनका आकलन बदल जाता है, इनका नजरिया बदल जाता है देखने का। लेकिन समझने की आवश्यकता यह है कि केवल इसका उद्देश्य जो है आरक्षण नहीं है। आज कहीं ना कहीं जो पिछड़े लोग हैं, जो OBC के कैटेगरी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस हमारी जनगणना के आधार पर छूट चुके हैं। तो कम से कम डेटा तो होना चाहिए। आज ये डेटा इकट्ठा करने में और डेटा शेयर करने में सरकार क्यों घबराती है? इसका ताजा उदाहरण अभी मैं देता हूं कि डेटा नहीं होने का खामियाजा कितना बड़ा भुगतना पड़ता है। अभी ये सरकार ने पार्लियामेंट में इसी मानसून सत्र में जो है एक डेटा जारी किया, आंकड़ा जारी किया कि देश भर में कोविड
से जो मौतें हुई है, ऑक्सीजन कमी होने की किसी भी प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई। अब कितना बड़ा मजाक है ये, और कितना बड़ा देखिए दुख भरी बात है, कितनी पीड़ाजनक बात है कि जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। पूरे देश ने देखिए जो अप्रैल मई में जो लहर आई थी, सबने ऑक्सीजन की कमी की होने की वजह से लोगों को खोया है, और सरकार कहती है क्योंकि इनके पास ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास वापस। ठीक है, तो बोला आपकी बात आ गई से मैं लौटती हूँ। आलोक मेहता जी, आपसे मेरा बहुत ही सीधा सवाल है, और वो इस देश की सियासत जिस दिशा में जा रही है उससे जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं वो एकजुट हैं, जेडीयू इंक्लूडेड, वो बहुत दिलचस्प है। और ऐसा होना ही था, मुझे लगता है कि जो राजनीति को खासकर तौर से बिहार की राजनीति को नजदीक से जानते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ये कह चुके हैं अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो करवाएंगे जातिगत जनगणना। महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे कई राज्य हैं जो कि इस दिशा में संकेत दे चुके हैं। ऐसे में यहां से अगर आगे देखा जाए तो क्या ये मंडल पार्ट 2 की शुरुआत है? देखिए, आपने शुभ्रा जी बहुत सही कहा, और अभी तेजस्वी जैसा कह रहे थे कि भाई आगे कैसे होगा, उसके उसमें आरक्षण शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। कांग्रेस के अपने अत्रेजी अभी उस बात को नहीं माने, लेकिन इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म, देखिए तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब आगे की राजनीति में, तो क्षेत्रीय दल भी नहीं मानता, मुझे मानता हूं कि ये सब लोग आगे के लिए देख रहे हैं। नीतीश कुमार भी अगला जो है, और उन्होंने ये भी दिखा दिया कि देखिए ऐसे सब मुद्दों पर तेजस्वी के साथ भी हम रह सकते हैं। देखिए, इसके डबल मैसेज है। राजनीतिक ढंग से बीजेपी को भी एक तरह से जो दबाव में रहते हैं, तेजस्वी जी का जो विरोध एक तरह बहुत ही मुखर होता है, तो एक मैसेज ये। और मंडल मंदिर वो राजनीति पहले रही है, और मंडल अब बने, लेकिन एक ही बात आप ध्यान दीजिए, किस तरह से, जिस तरह से सच्चर आयोग बना तो अल्पसंख्यकों के लिए कहां कुछ हो पाया, मंडल आयोग बना, कितना विवाद हुआ, और 1.5 साल में वीपी सिंह की सरकार, उसके बाद जितने आंदोलन हुए, तो इसके कई परिणाम हो सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना, लेकिन जबकि बीजेपी को भी सूट करता है। अब देखिए, अभी जो कुछ किए गए हैं कई कदम, ओबीसी का बिल जिस ढंग से पार्लियामेंट में सर्वानुमति से पास हो गया, और किसी चीज पे चर्चा नहीं हुई, तो इन मुद्दों को लेकर बीजेपी भी तरीके से फायदा उठाने, इसमें इस डेलीगेशन में बीजेपी का आदमी शामिल था। ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी इससे पूरी तरह असहमत है। 2 बार बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है सर्वसम्मति से। इसलिए मेरा इसमें एक और बात जोड़ूंगा, हमारे अत्रेजी साथ में है। यदि राहुल गांधी तो भूल गए, न राजीव गांधी का न इंदिरा गांधी की। राजीव गांधी ने एक बड़ा लंबा इंटरव्यू बिहार में ही दिया था मुझे, और बाकायदा रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, अखबार में छपा हो, फाइल में जाके देख लीजिएगा। तब तो वो इस बात के भी खिलाफ थे कि आरक्षण से ही, बल्कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था मैं यहां नहीं करना चाहता, क्योंकि आज तो उस समय टीवी होता तो बड़ा बवाल हो जाता। तो आरक्षण के ही इससे नहीं, उनका बयान था कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की पॉलिसी इसलिए थी, आज उसको डिनाई कर दीजिए। जवाब अनुज अत्रे जी मैं चाहती हूँ आप दें, और उसके बाद जयराम विप्लव जी के पास में जाऊंगी। आगे जो है आर्थिक आधार पर करेंगे, जाति पर करेंगे। अनुज जी, आपने आपको अनम्यूट कीजिए, शायद ऑडियो नहीं आ रहा। कुछ दिक्कत है सर आपके ऑडियो में, कुछ दिक्कत है आपके ऑडियो में। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन जयराम विप्लव जी, ये जो सवाल बार बार खड़ा हो रहा है, और अनुज अत्रे जी ने ये सवाल खड़ा किया कि आप लोग जानबूझ करके आंकड़े दबा लेते हैं, और वही काम आप लोगों ने जातिगत जनगणना के मामले में भी किया है। 2011 में हुआ था, लेकिन उसके बाद जब आपकी सरकार आई तो आपने कह दिया, कुछ जवाबदेही ही नहीं किसी की तय हुई, कहां गए वो आंकड़े, और ये कह दिया क्या कि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हम उसको रिलीज नहीं कर सकते हैं। 2018 में जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, तो प्रेस रिलीज में ये कहा गया था कि हाँ हम करवाएंगे इसको, लेकिन अब वो कर रहे हैं आप लोग। आखिर क्यों ऐसा, क्यों पलट रहे हैं? शुभ्रा जी, कांग्रेस पार्टी का पुराना स्टैंड किन किन विषयों पर क्या रहा है, उसमें से कुछ उदाहरण आदरणीय आलोक जी ने यहाँ पर बताए। और लगातार 1947 से हम लोगों के सत्ता में आने से पहले तो कांग्रेस पार्टी रही, पूरे देश का एकीकृत शासन चल रहा था, अनेक राज्यों में भी इनकी सरकारें रही, लेकिन किन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला? अरे जो अपनी पार्टी तक में परिवार से बाहर जाकर के निर्णय नहीं कर पाते, केवल एक परिवार को आगे बढ़ाना जिन राजनीतिक दलों का मकसद है। अब ये आरजेडी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लालू जी का वो दौर सबने देखा है, किस प्रकार से वो कहते थे जिन्न निकल रहा है, और चुनाव में जिन्न निकला करते थे, और जब सत्ता में आते थे तो खुद के बाद पत्नी, पत्नी के बाद साले, साले के बाद बेटे, बेटे के बाद उनकी बेटियां,
पूरे पारिवारिक कुनबे के बाहर उन्होंने अपनी जाति के लोगों का भी कोई विकास नहीं किया, ना बिना जाति के आधार पर कोई विकास की योजनाएं चलाई। लालू राज में विकास की योजनाएं ठप हुआ करती थी। और अभी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष इंसानों की, हम लोगों की तुलना जानवरों से कर रहे हैं। वो कह रहे जानवर गिने जा रहे तो इंसान क्यों नहीं गिने? अनवर हुसैन जी मुझे लगता है जवाब देना चाहेंगे। अनवर हुसैन जी जवाब दीजिए। बहुत ही सीमित है, ठीक है, विकास के रास्ते पर ये चलना नहीं चाहते। ठीक है, और अनवर हुसैन जी का जवाब सुन लेते हैं। हुसैन साहब, ठीक है विप्लव, लोगों का ध्यान भटकाने। हुसैन साहब जवाब दीजिए सर। अनवर जी आपको आवाज आ रही है? नहीं, आवाज सही नहीं आ रही है। अनवर जी बहुत सारे आरोप आप पर लगाए हैं बीजेपी ने, जयराम विप्लव जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि आप लोग कोई विकास का काम नहीं कर पाए, परिवारवाद फैलाते रहे, और अब जब फिर से बारी आई है कि जनता को अपनी तरफ मोड़ें तो आप इसका सहारा ले रहे हैं जातिगत जनगणना का। मैडम उससे ये पूछिए, हम अपने मित्र से पूछना चाहते हैं क्या परिवारवाद इस वक्त इशू है हमारे डिबेट का? जो इशू उस पर बात करे ना, वो ओबीसी की जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? परिवारवाद है नहीं है, किस पार्टी में है किस पार्टी में नहीं है, उनकी पार्टी में है कि नहीं है, ये मैं गिनाऊं तो डिबेट का वक्त चला जाएगा। डिबेट का इशू यह है कि ओबीसी की जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ओबीसी को डेवलपमेंट के प्रोसेस में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, विकास के प्रोसेस में ओबीसी को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो हमारे मित्र विकास की बात कर रहे हैं, उनके विकास की परिभाषा क्या वो तो बता रहे हैं। क्या विषय है? जब आप सत्ता में होते हैं तो केवल अपने परिवार को आपने दे रखा है। ठीक है जयराम जी, जयराम जी एक सेकंड, जयराम जी एक सेकंड। हाँ अनवर हुसैन साहब, लेकिन बड़ी एक नई बात कह दी यहाँ पर। नहीं अनवर हुसैन साहब, एक बड़ी नई बात कह दी यहाँ पर जयराम विप्लव जी ने, जो बार बार तेजस्वी यादव मीडिया के सामने कह रहे हैं कि जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, आखिर क्यों नहीं ओबीसी की हो सकती? वो कह रहे हैं कि जानवरों से तुलना क्यों कर रहे हैं आप? वो सही सवाल उठा रहे हैं कि जिस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है, पेड़ों की गिनती हो सकती है, कल का चूहों की गिनती शुरू हो जाए, बिल्ली की गिनती शुरू हो जाए, आरएसएस की पॉलिसी के आगे क्या आती है भाषा वो कल कर बैठेगी जाकर। हाँ। तो आखिर ओबीसी की गिनती करने में क्या परेशानी है? ठीक है, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, मैं जल्दी से इम्तियाज अहमद अंसारी का रुख करना चाहती हूँ। ठीक है सर, एक सेकंड। अहमद अंसारी साहब, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। ठीक है आप दोनों की बात आ गई, प्लीज आप दोनों की बात आ गई। एक सेकंड आगे बढ़ने दीजिए मुझे डिबेट में, एक सेकंड। ठीक है आ गई आप दोनों की बात। इम्तियाज अहमद अंसारी साहब, ये लेकिन बार बार कहा जा रहा है और कई लोगों का तर्क है इस देश में कि जातिगत जनगणना, और आज से नहीं है ये, चूंकि मसला जो है वो आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। 1951 में भी जो तत्कालीन सरकार थी उसके पास ये प्रस्ताव आया था। सरदार पटेल, मैं पढ़ रही थी तो सरदार पटेल का बयान मिला, उन्होंने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस तरह की जनगणना से सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। क्या वो अभी लागू नहीं होता है? क्या पहले से ही जाति के आधार पर बहुत राजनीति इस देश में हो रही है, क्या इससे उसी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने इस गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री की बात और विपक्ष के बिहार के सभी नेताओं की बात जिस गंभीरता से सुनी है, तो ये हम लोगों को पूरी आशा है कि देश जनता की आवाज है, देश की जनता की मांग है, देश जानना चाहते हैं जातिगत जनगणना। सभी जाति के लोग जानना चाहते हैं कि हमारा कितना संख्या है। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीरता से सुना है, इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। देश पूरी तरह से आशा की तरफ देख रहा है और देश की जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के प्रति आभार प्रकट करता है कि देश की जनता ठीक है, आभार प्रकट करते हैं आप। ठीक है, उन्होंने ठीक है, वक्त मेरे पास चूंकि कम बताया, मैं चाहती हूँ कि छोटा सा जवाब अनुज अत्रे जी आप दें, छोटा सा जवाब अनुज अत्रे जी आप दें, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे आलोक जी की बात का। अनुज जी।
चलिए, अरुण जी की ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो पूरा मसला है जातिगत जनगणना का, वो आज जिस तरीके से 11 दलों के नेता बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, ऐसा लगता है कि आगे ये मसला बहुत लंबा खींचने वाला है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं और वहां पर भी सियासत इससे प्रभावित होगी। ये तो बस शुरुआत है, आप समझिए। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे और भी खबरें हैं इंडिया न्यूज पर, रहेगा हमारे साथ।